अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उस्मान गुलजारी हियर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज जो है हमारी 9th एपिसोड है, जो कि एक तरह से रीकैप हम करेंगे जो हमारी पहली 8 एपिसोड्स थी। और मैं आप लोगों के लिए जो है मेंशन कर देता हूँ कि हमारी पहली 8 एपिसोड्स कौन सी थी। हमने शुरुआत की थी विजन से, फिर हम लोगों ने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात की, फिर हमने ओवरकमिंग बैरियर्स की बात की, फिर हमने माइंडसेट ऑफ एबंडेंस की बात की, फिर हमने पर्पस की गुफ्तगू पे हमने गुफ्तगू की, फिर स्ट्रेंथनिंग आवर फाउंडेशन पे हम लोगों ने डिस्कशन की, फिर एंजॉइंग द जर्नी था। और फिर फाइनली हमारा जो लास्ट एपिसोड थी वो थी डिसीजन मेकिंग पे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया वैल्यूज पे। तो आज जो है हम 8वीं एपिसोड को भी रिकैप करके उसको कंक्लूड कर रहे होंगे कि हमें स्टेप मालूम हो कि हमने किस तरह से अपनी वैल्यू सेट करनी है। और इसके अलावा जो पिछली 8 एपिसोड्स में कुछ सवालात में जो थे वो मैं इंशाल्लाह जो है सर कामरान जी से पूछ रहा हूँगा। और आप लोगों के भी जो सवालात हैं वो भी प्लीज आप उसको मेंशन करें, ताकि हम उनको भी अगले करिकुलम में इसको इंक्लूड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप यू आर वेल टू। गुज़िश्ता ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आपने ईद जो है फैमिली के साथ गुजारी और सुकून और खुशियों के साथ गुजरी। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपकी भी बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। जो नाजरीन, ये हम जो अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये टुडे इज अ थर्ड डे ऑफ ईद। जो लास्ट हम लोगों ने ईद जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वैल्यूज पे, हमें नहीं मालूम था, मगर उस वक्त जो है वो ईद का ऐलान भी हो चुका था। अगर आप पाकिस्तान में तो आपको मालूम होगा कि हम किसकी बात करें। 2021 की जो ईद का अनाउंसमेंट हुई सर। हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे वैल्यूज पे, डिसीजन मेकिंग का हम लोगों ने उसका एक काइंड ऑफ टूल डिस्कस किया वैल्यूज पे। और इख्तिताम हमारी ये हुआ कि मैंने आपसे एक वाकया सुनना था, जो कि आपने एक दफा कभी सुनाया था कि मस्जिद के इमाम से आपकी गुफ्तगू हुई थी कहीं पे किसी शुगर जी मिल में। जी सर वो मैं जी। चाहूंगा कि आप जरूर हमसे शेयर करें, बिकॉज इट हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन मी एज वेल। और उम्मीद करता हूँ सुनने वालों के लिए भी जो है वो काफी उसमें लेसन होंगे। यस सर। हाँ, हुआ ये था 2011 में एक शुगर मिल में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का असाइनमेंट था, जिसमें विजन और वैल्यूज की बातें होनी थी। और आगाज किया था मालकान से, उसके बाद इंतजामिया से, और फिर एक कंक्लूडिंग सेशन था पूरी टीम के साथ, जिसमें कारकुनान भी थे, जैनिटोरियल स्टाफ भी था, और साथ ही साथ मैनेजर्स और आपके जो मालकान हैं। तो वो शामियाने में उसी मिल के कंपाउंड में बाकायदा सेटअप था, और स्टेज भी लगा हुआ था। स्टेज पे हमने पैनल डिस्कशन के लिए कुर्सियां लगाई हुई थी। और अब गेस्ट जो मेरे थे वो ऑडियंस में से थे बनिस्बत मालकान के और मैनेजर्स के, क्योंकि उनसे मेरी अच्छी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी थी। तो ऑडियंस में जो कारकुनान अमूमन शॉल ओढ़े बैठे होते हैं, दिसंबर का महीना था, चाय समोसे का इंतजार कर रहे होते हैं। जोहर और असर के बीच का टाइम था जिसमें ये सेशन हुआ, और मौजू विजन के ऊपर उसकी अहमियत पे बात करनी थी। तो मैंने जब जा जा के आवाम को बुलाना शुरू किया बारी बारी, और उनके साथ मुख्तसर गुफ्तगू करता था, सादे सवाल पूछता था कि भाई आपका क्या नाम है, आपकी शादी कब हुई, अच्छा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इस तरह के जो सवाल होते हैं। तो छठी शख्सियत जो थी, क्योंकि उस ऑडियंस में तकरीबन जो 700 लोग थे, सब पगड़ी में मेरे ख्याल से तकरीबन 70-80 होंगे। तो उनमें से भी मैंने एक हजरत को बुलाया और कहा कि आप हमें बताएं कि आप कब से हैं इस इदारे के साथ, और आपका क्या किरदार है। तो वो जब बोलना शुरू किए तो उनकी आवाज़ में रवानी भी थी, और एक दबदबा भी था, गरज भी थी। तो जब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार बड़ी खूबसूरती से किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका शोबा फिर क्या है। तो क्योंकि आप माशाल्लाह अपने ख्यालात का इजहार बड़ी खूबसूरती से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इलाके का मस्जिद का इमाम हूँ। तो मैंने कहा फिर तो आप यकीनन जुमा भी पढ़ाते होंगे, वाज भी देते होंगे। मैंने कहा जी हाँ, ये मैं करता हूँ। और ये जो लोग बैठे हैं ये मेरे जब हम लोग जमात में खड़े होते हैं तो ये लोग आते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, अब वो सिलसिला चला, और वो जोश खिताबत में कहते हैं कि हम मुसलमानों को यकजा होकर कुफ्फार को नीस्त और नाबूद कर देना है। तो जब मैंने ये सुना ये ख्याल, तो मैं जरा सा पहले तो मेरा जो रिएक्शन जो था वो अंदर से कि ये क्या कह रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, रिएक्शन नहीं होना, रिस्पॉन्स होना जरूरी है। और शऊरी तौर पे मुझे इनको इनसे पूछना होगा, क्योंकि मुमकिन है कि जिस ख्याल का मैं शिकार हूँ उसमें शायद कोई चूक हो गई हो। लेकिन ये जो इन्होंने
कहा, इसको मैंने गलत नहीं समझा, मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने फिर इनको अपना उस्ताद बनाया और मैंने इनसे गुजारिश की कि सर आप अगर ये बता दें कि ये जो आपने ख्याल पेश किया था, इसको मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं तो 1.5 से 2 अरब लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, और आप इन मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये यकजा हो जाए और बाकियों की तबाही का सामा बन जाए, तो आप कुछ इस तरह की बात कह रहे थे? कहते हैं जी हाँ। तो जब उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया तो ऑडियंस भी अब तवज्जो में आ गई कि यार ये जो बातचीत है ये सिर्फ मेरी और उनकी नहीं है, ये हम सब उसमें शरीक हैं। तो मैंने फिर अपनी उलझन का इजहार किया और मैंने कहा कि बचपने से अब तक मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना है अल्लाह ताला के बारे में कि वो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है। और फिर मैंने ये भी बचपने से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए रहमत है, सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। तो जब आपकी ये मैं बात सुनता हूँ और ये हकीकत जानता हूँ, तो अब पता नहीं मैंने गलत सुना है या कोई, मैं उलझ गया हूँ, आप गाइड कर दें। तो कुछ देर के बाद वो कहते हैं ये जो मैंने कहा था असल में मेरे दिल का मैल था। सुभान अल्लाह। तो जब उनके मुंह से मैंने ये सुना है तो मैं खड़ा हुआ, वो खड़े हुए, हम दोनों गले मिले और एक ऐसी फिजा बनी उस शामियाने के नीचे कि मैं आपको क्या बयान करूं, एक जैसे सुकून सा आ जाता है। तो मेरे लिए ये एक एपेक्स एक्सपीरियंस में मैं इसको शुमार करता हूँ 2011, कि अगर हम लोग एहतराम में रह के गुफ्तगू करें और प्री जज ना करें, और इसमें कौन सी वैल्यू थी? रिस्पेक्ट। और अगर देखा जाए, अगर रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स ओपिनियन ना हो तो फिर जजमेंट में आ जाते हैं। तो भी वो कह रहे हैं वो इमाम है मस्जिद के, उनका दीन के बारे में इल्म भी ज्यादा होगा, मुमकिन है वो कोई ऐसी बात जानते हो जिसका मुझे नहीं पता। मैंने तो ऐसी इनफॉर्मली बातें सुनी हैं। तो जब ये हुआ तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि शुक्र है मैंने इनसे टक्कर नहीं ली, बल्कि मैं इनका शागिर्द बन गया। रिस्पेक्ट से ये फायदा हुआ, वरना मैं शायद यहाँ ना होता अभी। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ आती है सर कि एक जो जुमला है ना, कहा जाता है कि हर जंग लड़ने वाली नहीं होती, ठीक है। और मतलब हर चीज जो है ना, आपको अपनी बॉन्डीज देखनी होती है, आपको अपनी जंगें जो है ना सेलेक्ट करनी होती है। मैंने आपसे भी सीखा था एक दफा, हर चीज में जो है ना आप पंगा ना लेना शुरू कर दें कि जी ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अगर जिन चीज के लिए आप स्टैंड ले लेते हैं, जो आपने कहा कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू डाई फॉर, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लिव फॉर, तो उसके लिए आपको बोलना है, उसके लिए आपको असर्टिव होना है, उसके लिए आपको फिर आवाज जो है अपनी वॉइस को रेज करना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अच्छा, अब यहाँ पे सर वैल्यूज की जहां तक हम एक तरह से आज रिकैप कुछ तो कर रहे हैं, लास्ट टाइम आपने बड़ी जबरदस्त कुछ मतलब शेयर किया जो कि मेरे लिए भी सुनने में बहुत ज्यादा मतलब एक वाकयात हम सुनते रहे, मगर मैंने उस तरह से भी गौर नहीं किया। दीज वर बेसिकली द वैल्यूज। आपने हिजरी का, हिजरत का जिक्र किया, आपने जान की उसकी बात की, आपने हज़रत हुसैन तलम पे जो करबला का वाकया किया, उसमें थी कि मतलब क्या क्या वैल्यूज है होती हैं जिसकी वजह से जो है मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं बड़े बड़े। अच्छा, अब फिर आज के उसमें ना सर हमने इसको वो इस तरह करने के हमें मालूम हो जाए कि मैं अपनी वैल्यूज कैसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी पर्सनल लेवल पे वैल्यूज कैसे सेट हो गई, ये तो मालूम हो गया कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर मैं पहले अपना कुछ तजुर्बा शेयर करूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ और हम लोगों को गाइड कीजिएगा क्या है। तो ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरा अपना जो तजुर्बा रहा है वैल्यू सेट करने का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो एक किताब है, पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं और फिर इंडिविजुअल भी देख लेते हैं कि किस तरह से वैल्यू सेट की जाती है। और ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप हिस्सा हैं और आपकी सुनी जाती है, या आप एचआर में हैं, या आप सीईओ हैं, तो ये आप जरूर कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करने का। दैट वुड बी हाईली प्रोडक्टिव फॉर योर पीपल एज वेल। सो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है, कैन ब्लैंचार्ड की किताब है वैल्यूज इनटू एक्शन, वैल्यूज इनटू एक्शन। उसमें उन्होंने बताया कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में वैल्यूज कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। तो बड़ा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट था, उसमें उन्होंने वैल्यूज की लिस्ट दी हुई है। वैल्यूज की लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। ये मैंने रैंडमली अभी सर्च की है, ये वो वाले नहीं है कैन ब्लैंचार्ड की। तो अमूमन ये जो आप सामने देख रहे हैं, अबंडेंस, एक्सेप्टेंस, चार्म, चैस्टिटी, क्लैरिटी, बहुत सारे अल्फाज जो है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप
इसको वैल्यूज का नाम दे सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो कस्टमर सेंट्रिसिटी जो है वो एक वैल्यू हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू हो सकती है, तो बहुत सारी वैल्यूज जो है वो हो सकती है। तो केल्विन एंचार्ट का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो मैंने करवा के देखा ऑर्गेनाइजेशन में, और सर जो आपने लास्ट टाइम डिसीजन मेकिंग में कंसेंसस की बात की थी ना, कि सब मिलकर एक जगह पे एग्री हो जाए, वो मैंने करवा के देखा। और मैंने ऐसी खूबसूरत लोगों की, मतलब मैंने जॉय देखी है लोगों को कि जब वो वैल्यूज बन के आती है ना कोई 3-4 घंटे के बाद, तो वो लोग इतना खुश होता है बंदा कि वाओ दिस वाज बीन अमेजिंग। और मैंने तालियां भी, मुझे याद आ रहा है पिछले साल हमने रीड करवाई थी, तो वहां पे ताल वो टेबल बजना शुरू हो गया जैसी वैल्यू सेट हुई ना, तो पीपल वर सो हैप्पी कि जी वैल्यूज करी गई। तो हुआ क्या कि जी एक पेज में मतलब उसमें वैल्यूज लिखी जाती हैं, मतलब एक पेज में वैल्यूज लिखी हुई, ये मैं इंडिविजुअल्स को दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें आइडियली जो है वो 20 से 25 लोगों से ज्यादा ना हो, बहुत सारे लोगों तो फिर आपको ग्रुप्स में कराना होगा, बट 20 से 25 लोगों ज्यादा ना हो। हर एक इंडिविजुअल को मैंने वैल्यूज दे दी, लिस्ट दे दी, और मैंने कहा कि अब आपके पास 2 मिनट है, आप ये देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या 4 वैल्यूज होनी चाहिए, आप उसको मार्क कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 मिनट का टाइम दे दिया, सबने वैल्यूज लिख ली। अब सर आपको जहन में आपको होगा कि क्या वो वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी, अलग अलग बैठे हुए, तो जाहिर बात है हर बंदे की अपनी अपनी वैल्यूज अपनी सोच से मुताबिक उसने जो है 4 सर्कल की है, और किसी और के साथ वाले की बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं कि अब कहते हैं कि जी अब आपकी टेबल पे जो साथ में बंदा बैठा हुआ है ना, पेयर कर ले, 2 लोग आपस में बैठे डिस्कस करें, और आप उसके साथ बताएं कि मैंने ये वैल्यू सेट की, उसकी सुने, और फिर 4 पे अग्री कर ले। अब वो ठीक बड़े है। मजे के, अब ये 3 मिनट का टाइम दे दिया। अच्छा, फिर आप सोच सकते हैं फिर क्या है, अब वो पूरे टेबल पे जो 4 लोग बैठे अब वो आपस में कर लें, ठीक है। सर वो फिर एंड में जाके फिर 2 बड़े ग्रुप बन जाते हैं, फिर उनमें नुमाइंदा चूज करता है एक बंदा, वो अपने वो ना एक तरह से कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप जब बन जाते हैं ना, तो उसमें फिर 4 वैल्यूज उन्होंने सेट की हुई हैं। तो फाइनली जाके जो है ना फिर मतलब एंड में क्या होता है कि सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जब वो वैल्यू सेट होती हैं, मतलब पीपल गिव इन, तो उसमें नेगोशिएशन आ रही होती है, उसमें लोग सुन रहे होते हैं, और उसमें ये होता है कि आपने खाली इस तरह से नहीं कि अगले को सुनते हुए आप ये कह दो कि जी बस मैं गिव इन कर देता हूँ, आपने करना है, एस्टैब्लिश करना है, टाइम की फिक्र कोई नहीं, ठीक है। तो तकरीबन से ये एक्टिविटी पे ना 3 से 4 घंटे लगते हैं सर, ठीक है, और बड़ा कंज्यूमिंग, मगर सर जो मजा आता है सर जो लोगों को उसमें, और मैंने करके देखा है ऑर्गेनाइजेशन में, और जनरली अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज, मैंने 3 दफा ये एक्टिविटी करवाई है, हमेशा जो वैल्यू लोग आते हैं, अगर आप किसी और इदारे में हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि ये होनी चाहिए, और अगर नहीं लिखी गई ये होनी जरूर चाहिए, जिसकी वजह से लोग इदारा छोड़ के चले जाते हैं, वो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट है, ठीक है। ओके, इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो कि आई कैन से एनीथिंग एंड आई वुड नॉट बी मॉक्ड अबाउट, या मेरे पीछे बातें नहीं की जाएंगी। फिर दूसरा अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस तरह की चीज आ जाए, ट्रांसपेरेंसी, बट सो एवर वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ आती हैं। सो दिस वाज एक्सपीरियंस है कि ये मुख्तलिफ लोग आपस में किस तरह से हो सकता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कर सकें, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फैमिली के साथ जरूर कर लें, वाइफ आप बच्चे बैठ के जो है ना फैमिली की वैल्यूज अगर आप सेट कर लें तो कमाल हो जाएगा, और फिर उसमें कोशिश करें कि आप उसको ओन करें। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे भी आई बिलीव कि इसी तरह से जो मैंने अपनी वैल्यू सेट की, मैं इसी तरह से लिस्ट मैंने देखी, और अब आप इसको लिस्ट देखेंगे ना, आपको कुछ तो बिल्कुल ही बिल्कुल लगेंगे कि यार नहीं नहीं ये मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो कुछ आप देखेंगे तो आपको पसंद आ जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको 3 या 4 मैक्सिमम 4 आप अपनी इनसर्कल करें, इनमें से कोई वैल्यूज, ये मैं आपको फेसबुक में जो है ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, और आप कोई और भी लिस्ट देख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये बहुत सारी लिस्ट है, परेशान ना हो, जान के मैंने दिया है ताकि आप कोई मिस आउट ना कर दें, ठीक है, बड़ी सी लिस्ट है। तो इसमें 3-4 लोग जो आप इनसर्कल कर दें, और फिर आप कहेंगे जी दीज आर द थिंग दैट आई वुड लाइक टू ओन, या मैं मेरी आज के बाद से जो है ये मैं वैल्यूज रखूंगा। सर मैं चाहूंगा कि प्लीज पर्सनल वैल्यूज को आप जरा, अगर जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को भी डिस्कस किया उस पर अगर कुछ कहना चाहें, और ये पर्सनल वैल्यूज को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें सर, कैसे हम बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा किया, वो लिस्ट दिखाई, और लिस्ट में तकरीबन 300 से जायद अल्फाज भी हैं। तो अगर हर शख्स जो है ऐसी लिस्ट लेके बैठ जाए और उनसे कहा जाए कि भाई देयर आर 3 राउंड्स, फर्स्ट राउंड में आपको करना ये है कि 10 वैल्यूज आपको इंतखाब करने जो आप महसूस करते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले राउंड में तो आपने 10 का इंतखाब किया इन 300 में से, ठीक है। और फिर जब आप 10 पे आ जाते हैं तो फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि दूसरे राउंड में दाखिल हों, और उन 10 में से आप 5 को रखें और बाकियों को रद्द कर दें। और
जब आप 5 पे आएंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा अब आप तीसरे राउंड में दाखिल हो, और इसमें आप 3 रखें और बाकी 2 को भी आप लेट गो, क्योंकि अब आपको प्रायोरिटी हो ये रहा है। व्हाट इज वैल्यूज? इट इज प्रायोरिटीज, इट इज तरजीहात। किस चीज को आप अहमियत देते हैं? बिकॉज अगर आप वैल्यू सेट नहीं करेंगे और 300 में खो जाएंगे तो फिर आप इधर उधर होंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, फोकस से हट जाएंगे, अपने ट्रैक पे नहीं रहेंगे। तो जब आपकी वैल्यूज इस तरह से क्लियर होती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि यार मैंने 10 का कैसे इंतखाब किया? What was it about me that enabled me to reject some and keep some? वो जो हमारे अंदर की हिस्स है उससे वाकफियत आपकी हो रही होगी। और फिर जब आप 10 से 5 पे आए, 5 से 3 पे आए, तो आपके अंदर कुछ है जो आपको गाइड कर रहा है। उस आवाज को सुनना सीखें, तो फिर आपको एहसास होगा कि वैल्यूज कौन सी होती हैं और क्यों होती हैं, और फिर उन 3 में से एक जो है वो आपकी कोर वैल्यू बन सकती है, जिसपे कोई समझौता नहीं, जिसपे कोई समझौता नहीं। बाकी जो है वो हालात के मुताबिक आप थोड़ा बहुत रद्द बदल कर लें, थोड़ी बहुत लचक भी दिखा दें, लेकिन एक ऐसी होती है जिसपे कोई समझौता नहीं। एंड दैट विल हेल्प यू टू बी एंकर्ड एंड एट द सेम टाइम फोकस्ड, प्रायोरिटाइज्ड। और फिर क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। देखें, मसरूफ रहना आसान है, इधर से भी आवाज आ रही है, उधर से भी आवाज आ रही है, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन अगर आप एक फहरिस्त बना के अपने माइंड को उस पर फोकस नहीं करते, तो जो आप थिंग्स टू डू भी डिसाइड करते हैं रोज, वो भी तो अहमियत के हिसाब से होता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। वो भी आपकी वैल्यूज गाइड कर रही है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है, ये आप देखिएगा कि हर शोबा जिंदगी में, अब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर बनाए, अगर आप बिस्तर बनाने का फैसला करेंगे तो उसके पीछे भी एक वैल्यू कार फरमा है। तो गुजारिश आप सबसे ये है कि वैल्यूज पे गौर करें, बिकॉज दे गाइड यू, दे फोकस योर माइंड, दे कीप यू ऑन योर प्रायोरिटीज एंड यू डोंट मिस आउट। प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि आप फैमिली को भी प्रायोरिटी में रखें, काम के कुछ हिस्से हैं उनको भी प्रायोरिटी में रखें, अपनी सोशल और कम्युनिटी कमिटमेंट्स को भी प्रायोरिटी में रखें। तो values will then help you to filter out everything that is a distraction and will keep you on purpose. वंडरफुल। सर मैं यहाँ पे 2 चीजें चाहूंगा कि इसको मेंशन किया जाए कि जब आप वैल्यूज डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी जहन में आ रहा होता है, वो भी बंदा ना चला जाता है उसमें कि फेम, अबंडेंस, जो हम लोगों ने पहले कभी बात की, तो उसके कि भाई मैं ये हासिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि 2 चीजें, एक जो आपने सर एक सवाल हम लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था कि थिंक ऑफ अ पर्सन हूम यू ग्रेटली एडमायर, ठीक है, एंड राइट डाउन 3 रीजंस व्हाई यू चोज दैट पर्सन, जो था इंडिविजुअल वाला, उसको भी ध्यान में रख लें कि आप किसी को एडमायर क्यों करते हैं, किस वजह से। एक तो ये वाला पहलू हो गया। दूसरा सर, आई रिमेम्बर कि जब मैं पर्सनल लेवल पे आपसे पूछने आया था कि वैल्यूज में सेट करूं, तो आपने एक बड़ा जबरदस्त मुझसे एक सवाल किया था, वो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस से आप पूछें कि 3 इवेंट्स लिखें, साल लिख दें। याद होगा सर आपको कि 3 आपकी जिंदगी के, हाँ, तो वो अगर मैं चाहूंगा कि हाँ, आप पानी में प्लीज। हाँ, तो वो उसमें वो मैंने वालिद साहब के साथ ये एक्सरसाइज की थी, क्योंकि जब मैं ये वैल्यूज रोल आउट एक एक्सरसाइज क्लाइंट के लिए कर रहा था पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में, तो मेरे वालिद ने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा और कहा कि बेटा ये जो तुम वैल्यूज रोल आउट कर रहे हो इस इदारे में, तुम मुझे हैंड आउट भेज सकते हो ताकि मैं उस पर काम करूँ। तो मैं कहा कोई मैं हैंड आउट नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं तो एक सिलसिला चला रहा हूँ ग्रुप एक्टिविटी के जरिए, तो जब मैं घर आऊंगा इंशाल्लाह 2 हफ्ते में, तो फिर आपके साथ बैठ के कर लेंगे। कहते हैं हाँ ठीक है। तो जब मैं वापस आया तो वालिद साहब के साथ बैठा और एक नशिस्त हुई, और उसमें मैंने वालिद साहब से कहा कि अब्बा आपने वैल्यूज के बारे में कहा था, तो आर यू रेडी? कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। मैं कहा देखिए, अपनी पूरी जिंदगी का आप जायजा लें, जब से आपने होश संभाला है, और आप ये बताएं कि वो कौन से 3 बहुत ही अहम फैसले आपने जिंदगी के किए हैं, बहुत ही अहम फैसले। ये तो बेशुमार है, बट व्हाट वर द क्रिटिकल डिसीजंस इन लाइफ दैट यू टुक? कहते हैं, मैं कहा आप 3 का सोचें। तो हाँ, सोच लिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो अब आप मुझे ईयर्स बताएं, मुझे ये ना बताएं कि वो फैसला क्या था, सिचुएशन क्या थी, मुझे सिर्फ सन बता दें। तो उन्होंने कहा कि
1971, 1992 and 2006. Very good. सर मैं चाहूंगा कि ऑडियंस जो सुन रही है, प्लीज आप इनको पॉज करके हमारी जो वीडियो को ना ये साथ साथ करते रहें. आई डिड इट माई सेल्फ एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल. इट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैव बीन माई वैल्यूज थ्रू आउट माई लाइफ. मैं अभी तक डिसीजन लेता रहा क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं अपनी जात से ना कि मैं डिसीजन क्यों लेता हूँ, किस बेसिस पे. तो ये जो एक्सरसाइज जो सर बता रहे हैं, इससे आपको अभी तक हेल्प मिलेगी कि मेरी अभी तक वैल्यूज क्या रही हैं. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या बात की है, सर ने कहा कि 3 अपनी जिंदगी के वो अहम तरीन वो देखें, मोड़ देखें जहां पे आपने कुछ बड़े फैसले किए. ठीक है. और उसका साल लिख लें साथ में. ठीक है. उसके बाद क्या करना है सर बता रहे हैं. तो आप लिखें 1 और ईयर, फिर 2 एंड ईयर एंड 3 एंड ईयर. फिर मैंने कहा कि अब आपने जब ये तहरीर कर लिया तो अब आप उस सिचुएशन पहले वाले पे जाएं और उस सिचुएशन को उस पर गौर करें. और उस सिचुएशन में आपके सामने या तो 2 ऑप्शंस थे या 3 ऑप्शंस थे या 4 ऑप्शंस थे. तो अब आप ईयर के सामने 2 या 3 या 4 लिख दें. उससे अंदाजा होगा कि ऑप्शंस आपके सामने उस वक्त कितने थे. तो ऑल्टरनेटिव्स, तो उन्होंने 1 के सामने 3 लिखा, 2 के सामने 2 लिखा, 3 के सामने उन्होंने 3 लिखा. तो मैंने कहा ठीक है. जब उसमें भी वो भी 5 मिनट लगे उनको सोचने में मेरे सामने कौन कौन से ऑप्शंस थे. और फिर मैंने कहा अच्छा, अब आपने उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुना, उसी को फैसला कहते हैं. तो बाकी 2 को नहीं चुना. तो वो जो आपने ऑप्शन चुना था, मुझे ये बताएं कि वो किस वैल्यू की निशानदेही कर रहा है, किस चीज को आपने मद्देनजर रख के वो फैसला किया, वो मुझे बताएं बस. तो एक उनका निकला फैमिली, और एक सिलसिला चल रहा था जहां पर he had to decide whether he stays in East Pakistan, now Bangladesh, or comes to Pakistan. तो वो जो डिसीजन था, दिल तो उनका वहीं का था क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान में शुरू से रहे थे, और अब उनके लिए वहां से आना जो था वो मुनासिब नहीं लग रहा था उनको. लेकिन क्योंकि फैमिली माइग्रेट कर रही थी, और तो उन्होंने ये फैसला जो है ऑप्शंस को देख के फिर उन्होंने इस पे किया. तो इस तरह से उन्होंने फिर दूसरा जो किया वो क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड असिस्टेंस एंड हेल्प. तो एक वैल्यू उनकी वो निकली क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसर्न होते थे कि एज अ एल्डर इन द फैमिली he must be available to support the family and should have the means to be able to do so. तो his concern, caring, support, तो ये 3-4 अल्फाज थे. फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप एक पे आ जाएं, और फिर इस तरह से तीसरा जो था, तो इस तरह से कहने का मकसद है कि एक्चुअल वैल्यूज जो थी उनकी, मैंने कहा भाई ये 3 वैल्यूज है आपकी, यू नो. It was very really important that you should have shared it, क्योंकि हम लोग ना वैल्यूज का जिक्र सुनते रहते हैं. जब तो मैंने आपके बहुत किताबों में जिक्र सुना, मगर जब मैं आपसे मिला तो आपने ये जो वाकया शेयर किया ना, दैट पर्सनली हेल्प मी टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट एंड फाइंड आउट कि व्हाट हैव बीन माय वैल्यूज थ्रू आउट माय लाइफ एंड व्हाट कैन आई डू फर्दर कि मैं इनको अगर बेहतर कर. और इसमें मैं सिर्फ कंक्लूड करने के लिए एक जुमला है, योर डिसीजंस रिवील योर वैल्यूज. योर डिसीजंस रिवील योर वैल्यूज. क्या बात है. तो आप जो भी फैसला जिंदगी में करते हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल डिसीजन हो, इट इज शोइंग वैल्यूज. अब जब शादी ब्याह की बातें हो रही होती हैं तो मैं कुछ नौजवान जब शादी करने वाले होते हैं, मैं कहता हूँ भाई अच्छा किससे शादी कर रहे हो, दुल्हन का इंतखाब हो गया है. कहते हैं हाँ 2-3 को सोचा है. तो मैं कहता हूँ कि अब आप बताएं कि किसकी तरफ ढलकाव ज्यादा है. तो फिर वो उससे जब मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा तेरी ये वैल्यूज है. तो वैल्यूज में अक्सर देखो हम लोग सूरत और सीरत, I mean for some the value is सूरत, for others it is सीरत, for some it is combination of the two, और इस किस्म का चक्कर होता है. तो ये बड़े अहम फैसले होते हैं. शादी ब्याह ना आपने तो खैर मतलब बड़ा अच्छा वो वे में आपने कह दिया, बट आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल अभी तक शादी नहीं कर पाए, और उसकी वजह यही कि उनको नहीं समझ आता कि वो चाहते क्या है. ठीक है. पर्सनली वाज लाइक मैं यूनिवर्सिटी में आया था ना सर,
तो उस वक्त मैंने अपना ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैंने उस लड़की से शादी करनी है जो मुझे ग्रोथ में या जो मैं कर रहा हूँ अपना काम उसमें मुझे वो सपोर्टिंग हो, नॉट इन द सेंस कि वो जॉब करे या वो करे, बट जो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब एक होता है ना कि मतलब एक हाउस वाइफ होती है कि भाई बस घर में मेरी अम्मी अब्बू को वो करके नहीं, मुझे एक ऐसे चाहिए। अब वो तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड बिगेस्ट वैल्यू कि एजुकेशन वाज माय फर्स्ट उसमें, उसके बाद फिर 2-3 उसमें। सो ये जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब भाई ज्यादा वैल्यूज क्या है, किसी पे बहुत बुरी होनी चाहिए तो जनाब, तो ये या लोगों की वैल्यूज है सर, मैं नहीं कह रहा कि गलत है क्या है, बट वो जी डॉक्टर होना चाहिए जी, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द काइंड ऑफ द वैल्यूज दैट हेल्प यू टू मेक डिसीजंस। जी, और वैल्यूज और साथ में वैल्यूज से क्राइटेरिया निकलता है। तो जब आपको 3-4 प्रॉपर्टीज आपने देखी, आपको एक पे आना है, या आपने 4-5 गाड़ियां देखी, आपको एक पे आना है, अगर आपको शादी करनी है, तो क्राइटेरिया जब तक आप सेट नहीं करते और उस क्राइटेरिया की रोशनी में कंपैरिजन नहीं करते, जो जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसको स्कोर नहीं करते उन डायमेंशंस के ऊपर, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है, 4 यूनिवर्सिटी से होके आ गए, अब किसको यस कहना है, आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट को यस करना है, तो ये जो चॉइसेस होती हैं, ये आप क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया भी कहाँ से बनेगा, वैल्यू से बनेगा। स्कोरिंग आप देंगे वैल्यूज के तहत दे रहे होंगे, और उसमें जिस चीज का स्कोर सबसे हाई होगा वो आपका फैसला हो जाएगा। तो क्राइटेरिया रेटिंग टेक्निक कहलाती है, क्राइटेरिया रेटिंग टेक्निक। तो क्राइटेरिया। मसलन, हाँ, अब जैसे घर अगर आपको लेना है तो आप कहेंगे लोकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट की जगह है, सोशल, क्योंकि अब लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि इज इट क्वाइट नेबरहुड, इज इट वेरी नॉइजी नेबरहुड, बहुत से फैक्टर्स आपको लिखने पड़ते हैं, और फिर वो 3-4 घर को फिर आप स्कोर करेंगे कि भाई 10 में से इसको कितना, इसको कितना, इसको, फिर जिसका टोटल स्कोर ज्यादा है उस तरफ मुशावरती तौर पे भी आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई इसका स्कोर क्योंकि ज्यादा आ रहा है तो लेट्स गो फॉर दिस, क्योंकि इट इज सेटिस्फाइंग मोस्ट ऑफ आवर प्रायोरिटीज। याद है कि जो घर की आपने एग्जांपल इस तरह से बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, तो जब मैं अपनी बेटी को करवा रहा था ना तो वी वर लाइक बहुत ज्यादा ऑप्शन, समझ भी नहीं आता किसको चूज करेंगे जी। बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए तो जनाब, ये होना चाहिए, फैकल्टी बड़ी होनी स्पोर्टिंग चाहिए, फैसिलिटीज हो बहुत सारी, वहां हाँ। पर, For me, sir, जब एक्स्ट्रा my करिकुलर value is एक्टिविटीज। very, I decided this value क्योंकि being into this field of personal training and development, तो मैंने काफी प्रिंसिपल के साथ ट्रेनिंग वगैरह मैंने करवाई। और माफ कीजिए, मतलब मैं अपनी बात मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी उसमें हूँ, क्यों नहीं? बट टीचर्स और के प्रिंसिपल को देख के ना मतलब अफसोस ही होता है सर कि यार ये बस एक बिजनेस चला रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो मेरी वैल्यू ये थी कि जी मैं जो प्रिंसिपल है ना मैं उससे मिलना चाहूंगा, अगर वो एक विजन वाली सोच होगी और वो खुद इन्वॉल्व होगी किसी तरह से जो है ना लोगों को ग्रुप की तरफ लेके जा रहा है बंदा या बंदी, तो आई विल बी मोर इंक्लाइंड। तो वो खैर मेरी मुलाकात एक खातून से हुई, वो बहुत सारे स्कूलों करके, तो जो वाकई जो है ना उन्होंने 2-3 चीजें कही कि जी हमारे स्कूल में मेकअप बंद है टीचर्स का, और हमने ये मतलब बहुत सारी चीजें जो उन्होंने कही कि जो वर लाइक के टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, कि हम ये करते हैं ये करते हैं। मैं पर्सनली खुद देख रही होती हूँ, और फिर वो क्लास भी हो रही थी, तो जब वो गई तो जिस तरह से बच्चे उनसे लिपट रहे थे, मिल रहे थे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यस, बट दैट्स अ ट्रू लीडर। तो आई मैंने कहा जी आप डिसाइडेड है, ठीक है। सो आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वैल्यूज से डिसाइड अगर हम करें तो बहुत फायदा है। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलना चाहूंगा, मैंने कोई वीडियो देखी थी, सब बड़ा प्यारा जुमला है कि जब अगर आपके वैल्यू डिसाइड ना हो तो आप मूड पे चले जाते हैं। हाँ, मूडी जो बंदा होता है ना, आज इसका दिल कर रहा है ये कर रहा है, वही ना डाइट के जो जो कॉन्शियस होते हैं, तो दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ कि जी ये कैलोरीज लेनी है, ये हमने नहीं खाना, राइट। तो फिर उनके आगे तो वो मूड ही नहीं है। अब मोटा बंदा है उसको क्या टेंशन है, आज है जी चलो देख लेते हैं, तो उसको तो जो आ जाए। तो सो आप जो बता रहे हैं कि फोकस कर ले, फिल्टर कर ले, और दैट वुड हेल्प यू इंशाल्लाह बहुत सारी अपनी जिंदगी के मामलात में जो है ना हमें हेल्प आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो और इसी तरह वो मैंने भी पिछले 8 महीने पहले एक प्रैक्टिस शुरू की कि भाई लंच के दौरान मैं एक चपाती खाऊंगा बस। अच्छा, वरना ये होता था कि वो चपाती बन के आ रही है, एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खा गया, खाए चले आ रहे हैं भाई, अरे रुकना कब है? सो आई डिसाइडेड कि अब मैं एक चपाती कहूंगा कि मुझे देना, और वो भी बना के जब तैयार हो और गर्म ना हो। गरम फुलके आते रहते हैं, बंदा खाता रहता है,
और फिर मैं उतने ही खाना लूंगा जितना उस चपाती से खत्म हो। अगर कुछ बच भी गया प्लेट में, वो मैं कांटे चम्मच से खा लूंगा, लेकिन एक चपाती पे मैं बस आ गया। अच्छा। ठीक है, तो अब उससे बड़ा फायदा हुआ, मेरी तोंद थोड़ी कम हुई और साथ में इनपुट भी कम हुआ, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस। और फिर ये भी मैंने एक फैसला किया कि भाई एक्सरसाइज के लिए कभी कभी डंडी मारनी पड़ती है। तो जब मैं शॉपिंग करने निकलता हूँ बाजार, तो जी। रादर देन पार्किंग इन अ रश इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, अब मैं जरा दूर पार्क करता हूँ, सुकून से पार्क भी हो जाता है, हाँ, सही है। कोई टेंशन नहीं है, और फिर 5 मिनट की वॉक या 7 मिनट की वॉक होती है, फिर स्टोर पहुंच जाते हैं। तो आना जाना जो है, इसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ में सुकून से पार्किंग भी हो जाती है। और अगर दिन में 2 चक्कर लगते हैं तो 20 मिनट की ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज होगी। तो कहने का मतलब है कि इस किस्म के छोटे छोटे डिसीजंस अगर हम लें, तो ना सिर्फ हमारी वैल्यूज से ही ये डिसीजंस आएंगे ना। इफ यू केयर फॉर योरसेल्फ, and when you care for yourself, you will take decisions and not be forced by whim. होता है ना कि यार अभी इसका दिल चाह रहा है, कभी उसका दिल चाह रहा है। तो ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि when our values, if our decisions are not based on values, then they're based on moods. क्या बात है सर, आई लव दिस डिस्कशन। और इसको पर्सनल डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी में से लोग कहते हैं प्री डिसाइड कर लें आप। प्री डिसीजन जो है ना, दैट इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। सर आई थिंक हमने वैल्यूज को फ्रेमवर्क्स भी मौजूद मिल गए कि किस तरह से हमने अपनी वैल्यू सेट करनी क्या है। एक चीज मैं सर जानना चाहूंगा कि ये हमने अभी तक बात की बड़े बड़े डिसीजंस, अपनी जिंदगी के लाइफ डिसीजंस को लेके, उसमें सर बहुत मरतबा सर हमें छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पा रहे और बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। जैसे मतलब क्या जी, कौन क्या कि जी क्या हो सकता है कि छोटे छोटे डिसीजन जो है समझ नहीं आ रहा कि जी मैं ये वाला कोर्स अभी खरीद लूं या नहीं खरीदूं, अच्छा ये लैपटॉप ले लूं या नहीं ले लूं, अच्छा फिर मैं मतलब पर्सनल छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं ना, अच्छा मैं उससे ज्यादा अगर मिलने जाऊं या ना मिलने जाऊं, सही है। आज तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं सर, उसमें भी कुछ ये वैल्यूज हमें गाइड करेंगी या क्या कुछ उस पे हो सकता है? मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वैल्यूज, हाँ, जैसे मैं वैल्यूज अभी, से आप, सॉरी, जैसे किताबें हैं ना सर मैंने पीछे, हाँ मेरी किताबें बहुत सारी पीछे हैं, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई किताब पढूं। अब मैं ले जाऊंगा 4-5 किताबें अपने कमरे में, ठीक है, पढ़ना एक है, मगर वो समझ नहीं आ रहा कि क्या पढूं। तो ये भी क्या वैल्यूज हमें गाइड करेंगी इस पे? सॉरी मैंने अपनी बात बीच पे काटी सर, तो ये बड़ी शिद्दत से आई हुई थी तो मैंने कहा शेयर कर दूं अब प्लीज हाँ, जी। बिल्कुल। नहीं, तो इसमें देखें, वैल्यूज होंगी तो हमारी प्रायोरिटीज बनेंगी, प्रायोरिटीज जब बनेंगी तो फिर आपकी फोकस आपका बेहतर होगा। तो ये 3 एस्पेक्ट्स अगर हम जहन में रखें, तो अगर 5 किताबें आप उठा लेते हैं बिलफर्ज, ठीक है, तो वो भी किसी सोच के तहत आपने उठाई। अब आपने वो 5 उठा ली, अब आप कहेंगे मेरे पास टाइम कितना है, क्योंकि मैं 15 मिनट दे सकता हूँ या 20 मिनट दे सकता हूँ या आधा घंटा दे सकता हूँ। पहले आपने टाइम का तयन किया, फिर आप कहेंगे यार अब इस टाइम में मैं एक किताब पढ़ना चाहूंगा और रैंडम, क्योंकि सारी अच्छी किताबें जो मेरे हाथ में, आंख बंद करूंगा और उठा लूंगा, और जो आ गई फिर मैं एक पेज रैंडमली खोलूंगा, और जो पेज खुल गया उसको मैं 15 मिनट पढ़ूंगा बस। तो आप एक टेक्निक बना लें, तो फिर क्या हो जाता है कि आपको ये वाला जो सिलसिला है ना कि मैं कौन सी किताब पढूं, उससे बच जाते हैं, क्योंकि हर किताब में कोई ना कोई वैल्यू है और आपने 5 ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। तो अब आपको क्या करना है, फोकस करना है कि यार 20 मिनट मेरे पास है, 20 में मैं एक ही किताब पढ़ूंगा और एक पेज खोलूंगा। और ये जो एक रैंडम पेज की मैंने बात की है, वो नॉन फिक्शन किताबों के लिए है। अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, वो तो आपको सिलसिलेवार चलना है, सही है। कहानी है। लेकिन नॉन फिक्शन इज द डिक्शनरी। तो आप उसको कभी भी कवर टू कवर पढ़ने की उस तरह कोशिश ना करें। आप उसको इंडेक्स देख के और देखें कौन सा मौजू आपके इंटरेस्ट का है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस तरह एक्सप्लेन हो रहा है, और फिर जहां जहां आपके नीड है आप उस तरफ जाके, जैसे लुगत को आप रिफर करते हैं, आप नॉन फिक्शन किताबों को भी रिफर करें। तो ये तो एक अप्रोच हो गई। जहां तक सब्जेक्ट्स का सवाल है, जरूरी क्या है, लर्निंग इज अ वैल्यू नंबर 1। ओके, अब ठीक है। अगर आप देखें तो लर्निंग इज अ वैल्यू, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, म्यूजिक लेसन्स हैं, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। दैट इज आपको देखना ये है कि आर यू इम्प्रूविंग एंड आर यू ग्रोइंग एंड आर यू लर्निंग। अगर आप लर्न कर रहे हैं, फिर वही वाली कहानी आ गई कि आपने वो वाला
ट्रैक उठाना है जहां पर आपको अपनी इंप्रूवमेंट और बेहतरी नजर आ रही है। तो आप अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपने पहले कभी ना किया हो, ठीक है, तो दैट इज ग्रोथ। आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। और अगर आप इसलिए जा रहे हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्योंकि आपके साइंस के नंबर्स अच्छे थे, तो ये कंफर्ट जोन है। ओके तो आपको ये भी देखना है कि लर्निंग इज अ वैल्यू, एंड जितना आप कॉम्प्रिहेंसिवली सोचेंगे, क्रिएटिव होने की सोचेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोकता कि आप नई नई चीजें भी सीखें, और जो आपका शौक है उसको आप फॉलो करते रहें। सो यू मीन कि छोटी छोटी चीजें जो डिसीजन हम ले रहे होते हैं वो भी हमारी वैल्यूज से ही आ रहे होते हैं? वैल्यू देखो ना, अब कुछ चीजों को हम अगर बहुत वैल्यू देंगे तो फिर हम कंफ्यूज में रहेंगे ना। आपको वैल्यूज को तो इस्तेमाल करना है इन बिगर पिक्चर, इन बिग डिसीजंस। लर्निंग आपको करना है। अब आप लर्निंग के अंदर आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन अब आप क्या कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें, फोमो फोमो से बचें। एक ट्रैक पकड़ लें और कहें कि यार चलो अब इसको, इससे कुछ फायदा लेते हैं। एंड आप जो ट्रैक पकड़ते हैं आप कहते हैं कि भी बाकी बहुत से रह जाएंगे, बट कोई बात नहीं। ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इंसान नदीदा होता है, ग्रीडी होता है। तो वो पैसों के लिए भी कभी कभी ग्रीडी होता है, कभी चाहता है मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो यू हैव Yes. टू सैक्रिफाइस। अगर आपको याद हो, हमने कुर्बानियों की बात की थी, तो बहुत सी चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं ताकि आप एक चीज पे फोकस कर सकें और उससे सही फायदा उठा सकें। फैंटास्टिक सर, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि तो खैर मैं बुक्स के हवाले से आपने अच्छी बड़ी सी टिप्स दे दी कि और आप देखेंगे कि आप अगर फोकस्ड है ना अपनी बड़ी प्रायोरिटीज पे, तो ये छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं हिलाएंगी। हर वो चीज जो आपको ट्रैक मंजिल पे पहुंचा रही है आप पकड़ लें, जो नहीं पहुंचा रही वो इररिलेवेंट है। तो रेलेवेंस आई थिंक इज द की वर्ड जो गुफ्तगू से सामने आ रहा है। पिक अप व्हाट इज रेलेवेंट। तो जो भी चीज आपके सामने आप पूछें, इज दिस रेलेवेंट फॉर माई गोल, इज दिस रेलेवेंट फॉर माई डे, फॉर माई पर्पस? नो यार, इसका क्या रेलेवेंस है, छोड़ो। तो आप आराम से उसको छोड़। ओके। अच्छा सर, एक चीज क्वेश्चन और ये जो मैंने कहा था ये थोड़ा सा रिकैप में मेरे एक दो सवाल थे जो हम लोगों ने पिछले डिस्कशन किए सर। विंग्स टू फ्लाई में ना एक वाकया है सर कि यावर खान जो है उसके पास ना सर बाइक होती है, ठीक है, और वो मोटर हमेशा बाइक। मोटर बाइक बाइक ठीक है। अब वो ना हमेशा ट्रेनिंग में बहुत दूर बाइक लगा के आता था कि कोई देख ना ले, राइट। और फिर क्या हुआ, एक दिन उसको जो बड़ा उसके लिए एपेक्स एक्सपीरियंस या कोई मतलब एक उसका बैरियर टूटा। वो तब टूटा कि एक साहब ने उसको बोला कि जी आज तुम मुझे छोड़ दोगे जरा वापसी पे। तो उसने कहा, फिर यावर खान को एकदम से हुआ कि जी सर मेरे पास हेलमेट एक है, सो आई होप यू वुड एंजॉय द एडवेंचर के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप आ जाएं। तो वो फिर बाइक पे उस साहब को, बड़े साहब को उसने बिठा लिया, बट व्हाइल ही वाज डूइंग इट, मतलब अभी तक उसका जो पॉइंट था वो था कि मतलब एक बहुत बड़ा ना एक हमारे है कि जब तक अच्छी गाड़ी ना हो, अपना अच्छी ब्रांडेड वो ना हो, तब तक ये ट्रेनर को नजर आना चाहिए इस तरह से। तो वो उसने एक्सेप्ट किया उसको और ही लव दैट एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हाउ he was perceived by other people, but that was one of the biggest barriers. I believe कि बहुत सारी ऑडियंस जो सुन रही होगी, खास तौर पे उस तरह का बंदा जो एक मिडिल क्लास से कर रहा है या बहुत लेवल से जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसके रिसोर्सेज इतने नहीं होते। अब वो अपना एक बेड़ा तो उसने उठा लेता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर उसके जहन में कहीं ये भी आता है कि लोग क्या कहेंगे भाई कि ये अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने जा रहा है तो ये खुद किस पे चल के आ रहा है, ठीक है। एंड आई पर्सनली नो सर कि आप इन चीजों को वैल्यू नहीं देते, आप एक जुमला भी वो बड़ा होता है, बट मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा अगर इसको खोलें आप कि यू आर नॉट डिफाइंड बाय द पोजेशंस यू हैव, ये भी अगर एक वैल्यू सेट हो जाए हमारी तो क्या हो सकता है, इस पे प्लीज अगर आप बात करें सर। तो ये एक तो ये कि हम दूसरों की बातों को जो वैल्यू देते हैं, तो जी फिर हम पटरी से उतरना शुरू हो जाते हैं। यू कैन नेवर प्लीज पीपल ऑल द टाइम, यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन। ओके आप जब भी कोई रास्ता इख्तियार करेंगे जिंदगी में, तो बहुत से लोग आपसे नाला हो जाएंगे, यार ये कहाँ है, ये पहले टाइम देता था अब नहीं देता, देखो क्या जिंदगी बनाई हुई है, बिल्कुल ये तो आपको उस नॉइस से बचना है। तो उसके लिए वो ब्लिंकर्स आपने देखा है घोड़ों पे लगे होते हैं, जी ब्लिंकर्स, ताकि ना इधर उधर देखें, आगे बस तुमने जो तय किया हुआ है, विजन, पर्पस, अपना पैशन, उसमें लगे रहो। और लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसको वजन दिया तो आप अपनी वैल्यूज से बाहर हो गए। तो पहली चीज तो ये है, दबी रख दबी रख दबी रख, ठीक है। तो इस नॉइस से आप बिल्कुल अपने आप को
ट्यून आउट करने, और ट्यून आउट कब होते हैं, जब आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर रहे होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या, हाँ, अल्लाह की नजर में जो आप कर रहे हैं उसका ख्याल रखें, बाकी लोगों का जो है वो राय सबकी अपनी अपनी, वो कहेंगे सब कुछ, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना कर दें कि कोई अस्तगफिरुल्लाह कहे, बस इसका ख्याल रखिएगा बस, ठीक है। तो अब ये तो हो गया जहां तक नॉइस की जो बात है। अब जी। आपका जो दूसरा सवाल था इसी में रिलेटेड, वो जरा फ्रेश कर दें तो मैं उसको भी रोशनी डाल देता हूँ। हाँ, तुम्हारा वजूद जो है, योर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस की जो डेफिनेशन है, इट इज रियली नॉट, आई मीन यू आर नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू हैव, इट इज हु यू आर। तो अब हु यू आर, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप लोगों के लिए फायदा ला रहे हैं, और आपने एक तर्ज जिंदगी इख्तियार की है जो कि फैशन से दूर है, कोई मसला नहीं है। देखिए, फैशन से कुछ नहीं हासिल होता, आपको अपने काम से और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से और अपनी मियार जिंदगी से तो सफाई हो, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारें, लेकिन इसलिए नहीं गुजारें कि नाउ यू आर कीपिंग अप विद द जोन्सेस, इसलिए बेहतरी की तरफ जाएं कि अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह ने अगर नेमत दी है तो कुफरान नेमत ना हो, क्योंकि तकब्बुर गुर्बत में भी है और तकब्बुर दौलत में भी कभी कभी आ जाता है कि देखो जी गुर्बत मैं, में भी। जी हाँ बिल्कुल, तकब्बुर, कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी गुर्बत पे नाज ना करें। आई मीन गांधी जी जो थे, उनकी तारीफ में एक वाकया सुनाया जाता है कि जब वो बकिंगम पैलेस गए क्वीन से मिलने के लिए, तो वो धोती में बकरी लेके गए थे, यानी कि सादगी की इंतहा। लेकिन इफ यू आस्क मी, ये तकब्बुर की एक निशानी है कि आप एक माहौल के तकाजे को पूरा करें, आप जिससे मिलने जा रहे हैं उनके हिसाब से जाएं, वो रिस्पेक्ट होता है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अपनी धोती में और बकरी को लेके पहुंच रहे हैं महल, तो मेरे हिसाब से दैट इज अ साइन ऑफ एरोगेंस। आई और एक मीन, जुमला आप कहते हैं, बादशाह से मिलो तो बादशाह की तरह मिलो, और फकीर से मिलो। उसके अंदाज में मिलो, ताकि क्या बात। किसी को ये ना एहसास हो कि वो आपसे कम है या आपसे ज्यादा है। एहतराम में डिग्निफाइड तरीके से आप मिलें, किसी को अपने से कम ना समझें। और कभी कभी फकीर जो है वो अमीर को अपने से कम समझते हैं, किस हवाले से, वो तो जहन्नुमी है, तो ब्यूटीफुल सर। नेकी के हवाले से। और तो वेरी हमें इंपॉर्टेंट। किसी को अपने से कम नहीं समझना, किसी को जज नहीं करना, एक दूसरे को समझना है, एहतराम में रहना है, और अजमत का पैमाना चीजों से हटाकर किरदार पे ले आए बस। सुभान अल्लाह। इसमें जो गुफ्तगू हुई ना सर, क्योंकि ये मैंने हाईलाइट की और ऑडियंस भी जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक चीजें हैं, मतलब देखा जाता है कि तुमने क्या पहना हुआ है, क्या है, और लोग उसको बोल भी रहे होते हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट के वो आप क्या कंपनी लोग रखते हैं। तो मैं जब से सर से मिलना शुरू हुआ तो इट वाज बहुत अच्छा लगा मुझे मुझे इस ख्याल को रद्द करते हुए कि आई एम नॉट डिफाइंड बाय द पोजीशंस आई है। अब मेरे पास अगर पुरानी गाड़ी है तो मैं उस पर जाता हूँ और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, साफ सही और ये जरूरी है। और कभी कभी होता भी है, कहीं जाते हैं तो यार मैं भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते एक अलग बात है, मगर ये कि दिस इज नॉट समथिंग मैं कर रहा हूं। अगर मैं गाड़ी अच्छी लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सुन रहे हो, अगर मैं अच्छी चीज ले रहा हूं, इस वजह से नहीं ले रहा कि मैंने लोगों को दिखाना है और उनसे मैंने वाह करानी है, मैं इस वजह से ले रहा हूं बिकॉज मतलब मैं एक बेहतरीन चीज को एंजॉय करते हुए मैं अल्लाह का शुक्र सही अदा करूं। मैंने कहीं किसी का सुना था, बड़ा अच्छी किसी ने बात की थी कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप गर्मी में जो है ना, आप सादी का मुजाहरा करें कि आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें, सादा पानी पीना शुरू कर दें। अगर आप ठंडा गिलास पियेंगे तो उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा ना आपके मुंह से, ठीक है, उसका अपना मजा होगा। तो फ्रिज में आप पिए, आप कुफरान नेमत क्यों करते हैं। मगर जो नियत वाला पहलू है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों के साथ इस वजह से करूँ, दिखाने उनको कि भाई क्या बंदा, क्या बात है इस बंदे की, तो वो तकब्बुर साइड पे आ सकती है, वो लोगों पे आ रही है। बट अगर आप इस वजह से कह रहे हैं, आप मर्सिडीज में बैठे बेहतरीन कीजिए, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक मुझे उसने बनाए और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। तो नियत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। सो ब्यूटीफुल सर, आई थिंक आई और लव द। इसमें, और इस मौजू पे फिर एक और मैं चाह रहा था, ख्याल चलते चलते सुना क्यों ना दें, और ये इसी को क्लोज भी करता है काफी अच्छी तरह से, कि इंसान जो है ना वो हिमाकत का शिकार है, अगर आप सही मानों में सोचें। हम
पूरी जिंदगी क्या कर रहे होते हैं? चीजों को जमा कर रहे होते हैं, चीजें खरीद रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, कोठियां बना रहे होते हैं, गड्डियां, जेवर, ये वो 10 किस्म एक्यूमुलेशन, ठीक है। अच्छा, और कोई सर पे पिस्तौल रख दे हो क्या कि लाइफ और गिव मी एवरीथिंग, सब कुछ देते हो या नहीं देते हो। अच्छा, आप हैरान होंगे कि बंदा सिर्फ जान बचाने के लिए जो उसने 30 साल 40 साल में जमा किया है, सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, बस मेरी जान बचा, मेरी इज्जत और जान रहने, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जान इतनी कीमती है तो हम 30 साल 40 साल कैसे गंवा देते, उन्हीं चीजों को जमा कर रहे होते हैं जो कि हम अपनी जान बचाने के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। What is so precious about life and why don't we focus on that? ये एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस जो नाजरीन है उस पर गौर करें। और एक और जुमला भी आप ये कहते हैं कि जब बंदा बीमार होता है तो माइनस से 0 पे आने के लिए इतना पैसा लगा देता है, अपने आप को ग्रो करने के लिए 0 से 5 पे आने के लिए वो पैसे क्यों नहीं लगाते, ये समझ आती है इसमें। इस पे हम बात करेंगे लर्निंग के उसमें। मैं आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूंगा सर, जो हमारी गुफ्तगू हुई है एंड के उसमें एक तो खैर वैल्यूज, आज का बड़ा सादा सा आपकी जो है असाइनमेंट कि अपनी वैल्यूज आपने सेट करनी है, जो सर ने बताया कि 10 पहले डिसाइड करें, फिर 5 और फिर थर्ड राउंड में 3 वैल्यूज डिसाइड करें और हमसे शेयर करें कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू हैव कम अप विद। हम अपनी राय भी मैं अपनी राय जरूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें। दूसरी चीज आज ही मैंने सर इत्तेफाक देखी, जो हमने डिस्कशन हमारी इत्तेफाक से उसमें। अच्छा, हाँ उस्मान, तो ये जब 3 सिलेक्ट कर लेंगे ना, फिर इसके बाद इनको 3 कॉलम्स बनाने हैं हर वैल्यू के लिए। मसलन 3 कॉलम्स बनाने हैं और 3 रोज, और पहला जो होगा वो वैल्यू, मसलन अगर किसी ने कंपैशन का इंतखाब किया, ठीक है, एग्जाम्पल, तो अब कंपैशन उन्होंने लिखा पहले कॉलम के अंदर, दूसरे कॉलम में व्हाट कंपैशन मीन्स टू मी, व्हाट कंपैशन मीन्स टू मी, नॉट व्हाट द डिक्शनरी सेज। डिक्शनरी देखने के बाद, लुगत को पढ़ने के बाद, फिर यार इस मतलब का मेरी जात से क्या ताल्लुक है, वो तहरीर करना है। फिर तीसरा कॉलम जो है, व्हाट दिस वैल्यू लुक्स लाइक इन एक्शन, तो कोई एग्जाम्पल की, जब आप इस वैल्यू पे जी रहे होंगे तो मूवी चलाएं कि क्या कर रहे होंगे, किस सिचुएशन में किस तरह आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो द वैल्यू, इट्स डेफिनेशन फॉर योरसेल्फ एंड देन व्हाट इट लुक्स लाइक इन एक्शन। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाकई। और इसी को ही इंशाल्लाह कल बोलने के लिए हमारी जो नेक्स्ट गुफ्तगू होगी वो होगी भी कम्युनिकेशन के उसमें। तो मैं बात करते हैं कि वैल्यूज हमने सेट करनी है, आई कि आपको काफी गाइडेंस मिल गई होगी कि अपनी वैल्यूज हमने सेट करनी कैसे करनी है। दूसरा जो मैं कहता कि जो हमारी बाद में डिस्कशन चली ना पोजेशंस वाली, उसमें मैंने आज इत्तेफाक से वो देखी है डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, मिनिमलिस्ट के नाम से। तो वो आप जरूर देखिएगा अगर आप देख सके, या कॉन्सेप्ट कुछ एक्सप्लोर कीजिएगा, व्हाट इज मिनिमलिस्ट। छोटी सी चीज शेयर करूं कि उसमें जो एक बंदा जिसने ये प्रोग्राम को प्रोगेट करता है, तो उसके जहन में आया कि बहुत सारी चीजें जो है ना, जब वार्डरोब खोलते हो तो गिरना शुरू हो जाती हैं चीजें, समझ कंफ्यूजन में रहते हैं, इतनी चीजें हैं पर हैप्पीनेस नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने जो है ना क्या किया सर, कि अपने घर की तमाम चीजों को कार्टन्स लेके आया, सबको बंद कर दिया। किस तरह से वो जा रहा है दूसरे शहर, जा नहीं रहा, और कहते हैं अब मुझे जिस चीज की जरूरत होगी ना 3 वीक्स तक, मैं उस चीज को इस्तेमाल करूंगा और फिर बाकी चीजें जो है ना 3 हफ्ते के बाद जो है ना मैं उनको दे दूंगा, जो चीज मुझे इस्तेमाल करनी थी मैं लूंगा। सर वो कहते हैं 3 वीक के बाद 80% लिटरली जो मैंने चीजें जमा की हुई थी वो सब बेकार थी। और कहता है वो उसका देखें, वो इतने मजे से कहता है जो मुझे फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ, अपने आप को टाइम देना, कोई टेंशन नहीं। तो आई लव द कॉन्सेप्ट। मैं नहीं कह रहा कि आई एम अ मिनिमलिस्ट, बट इट हैज ट्रिगर्ड दिस थॉट, और आपको बताने का मकसद भी यही है ताकि मैं अपनी आपको समझाऊं कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा स्टफ एक्वायर करते रहें। असल फ्रीडम मैं समझता हूँ कि जब आप अपने आप को डिपेंडेंट नहीं करते इन चीजों पे, फिर आप जो जीना शुरू करते हैं उसका मजा ही अलग है। क्या बात है, वेरी नाइस। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह।